हेलो बच्चों, सतगुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष पर रखा है उसके केंद्र से लंबवत अक्ष को निरक्ष कहते हैं। अब हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, मान लें कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर आवेश प्लस क्यू और एक सिरे पर आवेश माइनस क्यू, ये इसका केंद्र है O। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र से प्लस आवेश की दूरी a और वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से माइनस आवेश की दूरी a है, अर्थात पूरी वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2a। अब हमें इसके केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जो P बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर स्थित है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र का जो लंबवत अक्ष होगा वही निरक्ष कहलाता है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करें? इस P बिंदु पर प्लस Q आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और माइनस Q आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इन दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वही P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। अब प्लस Q आवेश के कारण से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, तो Q से यहाँ की दूरी निकालेंगे। प्लस Q आवेश जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसकी दिशा क्या होती है? प्लस आवेश से दूर की तरफ। तो ये होगा E प्लस Q के लिए वैद्युत क्षेत्र, मतलब प्लस Q आवेश के कारण से P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण से जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा वो, तो माइनस Q आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो ये दिशा होगा E माइनस Q आवेश के कारण। मान लें कि ये कोण इसका थीटा है, यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लंबाइयां बराबर हैं। क्योंकि ये दोनों लंबाई इसलिए बराबर है क्योंकि ये दूरी सेम और ये दूरी भी सेम है, इसलिए इनकी ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर। अब E माइनस Q की दिशा ये है, E प्लस Q की दिशा ये है। इसके मध्य बिंदु से एक रेखा खींचे। अब इस घटक को दो घटकों में वियोजित करेंगे और इसको दो घटक में वियोजित करेंगे, तो ये हमारे पास कोण क्या हो जाएगा? थीटा, और ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा। यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। मैथमेटिक्स के ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर। तो ये हमारे पास कोण जो होगा वो एकांतर। यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब यदि हमारे पास कोई वेक्टर हो A, तो इसके साथ अगर ये थीटा कोण बना रहा हो तो इससे कोण से सटे हुए घटक को कॉस कहते हैं, अर्थात ये हो जाएगा A कॉस थीटा, और इसके लंबवत घटक को साइन कहते हैं, तो ये हो जाएगा A साइन थीटा। इसी प्रकार से E माइनस Q का दो घटक वियोजित करेंगे तो ये वाला घटक हो जाएगा E माइनस Q कॉस थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा E माइनस Q साइन थीटा। और इस घटक को वियोजित करेंगे तो इसका ये घटक इस पर आएगा जो होगा E प्लस Q कॉस थीटा, और इसका लंबवत घटक ये होगा जो होगा E प्लस Q साइन थीटा। इस प्रकार से हमें E माइनस Q साइन थीटा और E प्लस Q साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होंगे, और E माइनस Q की वैल्यू E प्लस Q की वैल्यू सेम होगी, अतः ये दोनों घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इस दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, माइनस Q के कारण से इस दिशा में E माइनस Q और प्लस Q के कारण से इस दिशा में E प्लस Q कॉस थीटा। यदि कोई सदिश राशि हो एक ही दिशा में हो तो उसके द्वारा जो परिणामी वेक्टर होता है उन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारे पास अब इसकी प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़े थे कि बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू वह आवेश बटे उसके बीच की दूरी। अगर बीच की दूरी x है तो ये हो जाएगा x²। इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो प्लस q आवेश से निकालने के लिए इसकी दूरी चाहिए, तो ये दूरी निकालने के लिए ये त्रिभुज ले लें। त्रिभुज अगर मान लें कि ये बिंदु A हो और ये बिंदु B हो, तो AOB AOP एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के लिए ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर कर देंगे। तो त्रिभुज AOP में AP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू AO की वैल्यू A है A स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू x है x स्क्वायर, ये हो गया AP स्क्वायर। तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा AP की वैल्यू। इसी प्रकार त्रिभुज BOP में इसमें भी निकालेंगे, तो BP की वैल्यू क्या आएगी, इस AP के बराबर आएगी। तो BP बराबर मिल जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसमें भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस Q आवेश के कारण से इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस Q बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश Q अपान बीच की दूरी। तो इस प्लस Q से बीच की दूरी क्या है, AP, तो AP का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये आवेश माइनस क्यू है तो यहाँ चिन्ह नहीं लिखते, क्यू हो गया, और अपान बीच की दूरी BP स्क्वायर हो जाएगी। तो और BP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की, ये अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर। इन दोनों से स्पष्ट है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों समान हैं। तो स्पष्ट है कि E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू, और इसको हम लोग मान लिए कि ये इसकी वैल्यू E के बराबर है, जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब E माइनस क्यू साइन थीटा तथा E प्लस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत व परिमाण में समान है, इसलिए ये घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात इनके कारण से बिंदु P पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तथा E प्लस क्यू कॉस थीटा व E माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, तो P बिंदु निरक्ष पर है तो E निरक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, और E प्लस की क्यू की वैल्यू E मान लिए हैं तो ये हो जाएगा E कॉस थीटा, और प्लस E माइनस क्यू की भी वैल्यू E के बराबर है तो ये हो जाएगा E कॉस थीटा, और E कॉस थीटा जुड़ करके 2E कॉस थीटा हो जाएगा। अब E की वैल्यू तो हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुज BOP में कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये हमारे पास कर्ण है जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए हमारे पास क्या है, आधार। तो कॉस थीटा बराबर होगा OB की वैल्यू ए अपान कर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए ई निरक्ष बराबर 2 इंटू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, इंटू कॉस है तो कॉस थीटा की वैल्यू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसको लिख दिए Q इंटू 2a, और अपान हो गया, यदि आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। यहाँ की घात 1 है, यहाँ की घात अंडर रूट का मतलब 1/2 घात, और 1 प्लस 1/2 एलसीएम, 2 1 कम 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3/2। तो ये मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, परंतु Q इंटू 2a बराबर होता है P द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसलिए ई निरक्ष हो जाएगा, ई निरक्ष इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2a की वैल्यू P अपान एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये हो गया निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यदि a मच लेस देन x हो, तब अगर a का मान x की तुलना में बहुत छोटा होता है तब a स्क्वायर x स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा, तब a स्क्वायर x स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, अर्थात a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए ई निरक्ष इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान, ये हो गया एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इससे कैंसिल हो गया और मिल गया ई निरक्ष इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बाई एक्स क्यूब। यहाँ से हमें निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक मिल गया। अब आगे बढ़ें। हम लोग जानते हैं कि अक्षीय स्थिति पर, ये अक्षीय पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अक्षीय स्थिति पर यदि केंद्र से अक्ष की दूरी जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, अगर उसकी दूरी x हो और केंद्र से निरक्ष पर जो स्थित बिंदु है उसकी भी दूरी x हो, तब उसके लिए अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपान एक्स क्यूब, ये हमें व्यंजक मिला था। तो हो गया ई अक्षीय इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान एक्स क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान एक्स क्यूब। ये उसी दूरी के लिए, x दूरी के लिए निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ध्यान रहे कि केंद्र से अक्ष की दूरी और केंद्र से निरक्ष की दूरी बराबर हो, तो ये हो गया 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निरक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, अर्थात हमें मिल गया कि ई अक्षीय बराबर 2 गुणे ई निरक्षीय। यदि अक्षीय और निरक्षीय पर दूरियां समान होती हैं तो अक्षीय स्थिति का वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र के 2 गुने के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।